जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट फिटर एकेडमी। मैं हूं आदित्य कुमार वर्मा। इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे फिटर ट्रेड थियरी बलबीर सिंह, चैप्टर 7 फास्टनर, रिवेट और शोल्डर। रिवेट और रिवेटिंग परिचय इंट्रोडक्शन। रिवेट एक गोल धातु का पीस होती है जिसके एक सिरे पर हेड, बीच में बॉडी और दूसरे सिरे पर टेल बनी होती है। इसका मुख्य प्रयोग दो या दो से अधिक धातु की प्लेटों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। चित्र 7.1 में देख सकते हैं, ये रिवेट है, ये हेड है, बॉडी है और टेल है। मटेरियल रिवेट प्रायः रॉट आयरन, सॉफ्ट स्टील, पीतल, तांबा और एल्युमिनियम आदि से बनाई जाती है। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। रिवेट का वर्गीकरण उसके मटेरियल, हेड के आकार, बॉडी की लंबाई और व्यास के अनुसार किया जाता है। जैसे माइल्ड स्टील स्नैप हेड रिवेट 12x3 mm। प्रकार पहला है स्नैप हेड रिवेट। इस प्रकार के रिवेट का हेड अर्धवृत्ताकार होता है। इसका प्रयोग प्रायः बनावटी संबंधित कार्यों के लिए किया जाता है। ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये है स्नैप हेड रिवेट। दूसरा है पान हेड रिवेट। इस प्रकार के रिवेट का हेड तसले पैन के आकार का होता है। इस रिवेट का प्रयोग प्रायः बड़े साइज के बनावट संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है। तीसरा है काउंटर सिंक हेड रिवेट। काउंटर सिंक हेड रिवेट इस प्रकार की रिवेट का हेड ऊपर से गोलाई में अधिक और नीचे से कम होता है। इस रिवेट का अधिकतर प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर रिवेट के हेड को जॉब की सतह से ऊपर न रखना हो। ये आप देख सकते हैं काउंटर सिंक हेड रिवेट। चौथा है कोनिकल हेड रिवेट। ये आप चित्र में पहले देख सकते हैं, ये कोन के आकार का है, शंकु के आकार का है। इस प्रकार के रिवेट का हेड शंकु के आकार का होता है। इसका अधिकतर प्रयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। आप इसको अंडरलाइन को देख सकते हैं, ये अंडरलाइन पेंसिल से किया गया है, तो यहाँ से मुख्य क्वेश्चन ही निकलता है। आयोग इससे डीप क्वेश्चन पूछता है। तो जो भी जहाँ से क्वेश्चन निकलता है उसको पेंसिल से पहले अंडरलाइन कर दिया गया है। तो आप यहाँ से भी एक या दो या तीन जितने भी अंडरलाइन किए हुए हैं वहाँ से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। आयोग कहीं से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है, घुमा सकता है। पांचवा है मशरूम हेड रिवेट। ये मशरूम हेड रिवेट डी है, चित्र में आप देख सकते हैं, देखते हैं। इस रिवेट की धातु की सतह से ऊपर रिवेट हेड की ऊंचाई कम की जाती है। इस रिवेट से धातु की सतह के ऊपर रिवेट हेड की ऊंचाई कम की जाती है। फ्लैट हेड रिवेट, यहाँ फ्लैट हेड रिवेट एफ वाला देखिए, ये फ्लैट हेड रिवेट, इसका प्रयोग सीट मेटल ज्वाइंट के लिए करते हैं। रिवेटिंग परिचय। रिवेटिंग एक प्रकार की कार्य क्रिया है जिसमें रिवेट के द्वारा ठंडी या गर्म दशा में दो या दो से अधिक पार्ट्स को आपस में जोड़ा जाता है। आवश्यक औजार टूल्स रिक्वायर्ड। पहला है बॉल पेन हैमर। रिवेटिंग के लिए बॉल पेन हैमर का प्रयोग किया जाता है। ये आयोग क्वेश्चन यूपीआरवीएनएल TG2 फिटर में पूछा था, बॉल पेन हैमर का प्रयोग क्या किया जाता है। इसका प्रयोग रिवेटिंग करते समय चोट लगाने के लिए किया जाता है। सेट रिवेट, एक सेट रिवेट होता है, देखिए चित्र में आप, ये सेट रिवेट है।
यह एक बार होती है जिसके सिरे पर अक्षीय होल ड्रिल किया हुआ होता है। इसका प्रयोग रिवेट की जाने वाली प्लेटों को दबाने के लिए किया जाता है। तीसरा, रिवेट स्नैप। इसके एक सिरे पर क्लोजिंग हेड के आकार की एक रिसेस बनी होती है। हैमर के द्वारा शंख के सिरे को ऑफसेट करने के बाद रिवेट हेड के अंतिम रूप देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रिवेट के हेड की अंतिम रूप देने के लिए रिवेट स्नैप का प्रयोग किया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा था। आयोग ऐसे क्वेश्चन को पूछता है, इसको आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। चौथा, डोली। रिवेट की शंख से हेड बनाते समय रिवेट के हेड को आश्रय देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह रिवेट के हेड को खराब होने से बचाती है। रिवेट के हेड को उसको रिवेटिंग करते समय आश्रय देने के लिए डोली का प्रयोग किया जाता है। ड्राफ्ट। रिवेट को लगाने से पूर्व होल को अलाइन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दो प्लेटों के बीच का होल हो उसको अलाइन करने के लिए ड्राफ्ट का प्रयोग किया जाता है। ये है ड्राफ्ट। दो प्लेट आपस में रिवेट करना हो तो उसको अलाइन कर, दोनों छिद्रों को अलाइन करने के लिए किया जाता है। छठवां है कॉकिंग टूल। इसका प्रयोग प्लेट के एज और रिवेट के हेड को अच्छी तरह से बैठाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा की जाने वाली कार्य-क्रियाओं को कॉकिंग कहते हैं। इसके द्वारा कार्य-क्रियाएं को कॉकिंग कहते हैं। सातवां है फुलर टूल। इसका प्रयोग प्लेट को अच्छी तरह से बिठाने फ्लूड टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा की जाने वाली कार्य-क्रियाओं को फुलरिंग कहते हैं। तो ये फुलरिंग जो फ्लूड टाइट है, ये लीकेज ज्वाइंट को बनाने के लिए फुलर टूल का प्रयोग करते हैं। बनाने की प्रक्रिया को फुलरिंग कहते हैं। इस बात में भी अंतर देखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। आठवां है, ये देखिए कॉकिंग टूल। रिवेट के हेड और प्लेट के एज को बैठाने के लिए, और ये फुलरिंग टूल का प्रयोग किया जा रहा है प्लेट के एज में फ्लूड ज्वाइंट को फिट करने के लिए। आठवां हेड रिवेट। हेड रिवेट मैकेनिज्म होता है जिसकी सहायता से इसके हेड को दबाकर जॉस के बीच प्रेशर लगाया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः कॉपर और एल्युमिनियम की रिवेटों से रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है। ये आप ये देख सकते हैं हेड रिवेटर। इसके बाद पॉप रिवेटर होता है। पॉप रिवेटर आप ऐसे देखते हैं, इसमें ट्रिगर मैकेनिज्म होता है जिसकी सहायता से रिवेट को दबाया जाता है और रिवेट से मेटल को अलग किया जाता है। इसका प्रयोग पॉप रिवेटर की हाथ द्वारा रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है। रिवेट के साइज और प्लेट की मोटाई में संबंध। रिवेट के साइज और प्लेट की मोटाई के बीच के संबंध में जानने के लिए निम्नलिखित ध्यान में रखना चाहिए। पहला, प्लेट की मोटाई। जितनी मोटाई की प्लेट को आपस में मिलाकर रिवेटिंग की जाती है उस प्लेट की मोटाई कहते हैं। पहला है प्लेट की मोटाई। जितनी मोटाई की प्लेट को आपस में मिलाकर रिवेटिंग की जाती है उस प्लेट की मोटाई कहते हैं। जैसे 6 mm और 3 mm मोटी दो प्लेटों को आपस में मिलाकर रिवेटिंग करनी है तो प्लेट की मोटाई 6 + 3 = 9 mm होगी। इसको ग्रिप की लंबाई भी कहते हैं। दो प्लेटों के मोटाई के योग को ग्रिप की लंबाई कहते हैं। आयोग ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। रिवेट का व्यास। इसमें केवल बिना प्रयोग में लाई हुई रिवेट का व्यास माप लिया जाता है। रिवेट का व्यास निकालने के लिए साधारणतः निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग में लाया जाता है।
d इक्वल टू 1.2 अंडर रूट टी जब d और t दोनों इंच में हो, d इक्वल टू 6 अंडर रूट टी जब d और t mm में हो। d रिवेट का व्यास, t प्लेट की मोटाई या ग्रिप की लंबाई। ये t दोनों प्लेटों की मोटाई का योग, ग्रिप की लंबाई, ग्रिप की मोटाई। तीसरा रिवेट की लंबाई के लिए अलाउंस। रिवेटिंग करने के लिए रिवेट की लंबाई ग्रिप की लंबाई से अधिक होनी चाहिए, इसलिए अलाउंस निकालना आवश्यक हो जाता है, जिससे रिवेटिंग अच्छी की जा सकेगी। और इस अलाउंस को ग्रिप की लंबाई से जोड़ देने से रिवेट की सही लंबाई निकाली जा सकती है। रिवेट की लंबाई इक्वल टू ग्रिप की लंबाई प्लस अलाउंस। अलग अलग हेड वाली रिवेट के लिए अलाउंस भी अलग अलग होती है, जिससे निम्नलिखित मुख्य होते हैं। एक बटम हेड रिवेट का अलाउंस, अलाउंस इक्वल टू रिवेट का व्यास इंटू 1.3 से 1.6, चित्र में 7.6 में x। मान लिया कि 8 mm और 4 mm मोटी दो प्लेटों को 4 mm व्यास की रिवेट से रिवेटिंग करनी है, तो अलाउंस होगा 4 इंटू 1.3 से 1.6 इक्वल टू 5.2 से 6.4 mm। रिवेट की लंबाई इक्वल टू ग्रिप की लंबाई प्लस अलाउंस। यहाँ 4 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5.2 से 6.4 mm, ये 70.2 से 80.4 mm। देखते हैं रिवेटिंग की विधियां। रिवेटिंग के करने के लिए ठंडी या गर्म रिवेटिंग कार्यों के लिए क्रियाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। बड़े और भारी कार्यों के लिए प्रायः गर्म रिवेटिंग करते हैं, जिसमें रिवेट को लाल गर्म करके प्रयोग में लाया जाता है। गर्म रिवेट को प्रायः 10 mm से बड़े व्यास के रिवेट का प्रयोग में लाया जाता है। ठंडी रिवेटिंग में रिवेट को ठंडी दशा में प्रयोग में लाते हैं। यह क्रिया प्रायः हल्के कार्यों पर की जाती है। इसमें प्रायः 10 mm से छोटी व्यास की रिवेट का प्रयोग करते हैं। हाथ के द्वारा रिवेटिंग करना। हाथ के द्वारा सही रिवेटिंग करने के लिए निम्नलिखित क्रम को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, होल्स की वर वगैरह को साफ करें। दूसरा, होल्स को अलाइन करने और रिवेट को उनमें डालें। तीसरा, तीसरा डॉली के साथ रिवेट के हेड को आश्रय दें। चौथा, रिवेट सेट के द्वारा प्लेटों को आपस में दबाएं। पांचवा, रिवेट की सिंक को फैलाने के लिए उसके लंब रूप में हैमर से चोट लगाएं। छठवां, हैमर के द्वारा सभी ओर से गोलाई में चोट लगाकर रिवेट के हेड को लगभग आकार के साइज में बनाएं। सातवां, रिवेट स्नैप का प्रयोग करके रिवेट के हेड को अंतिम रूप फिनिश करें। रिवेट हेड के साथ रिवेटिंग करना। पहला, होल्स की वरवर वगैरह साफ करें। दूसरा, नीचे से रिवेट के होल्स में डालें। तीसरा, डॉली के साथ रिवेट को आश्रय दें और रिवेट के सेट के द्वारा प्लेटों को आपस में दबाएं। चौथा, रिवेट की सैंक को फैलाने के लिए उस पर हैमर के लंब रूप से चोट मारें। पांचवा, हैमर के द्वारा उस पर सभी और गोलाई से चोट मारकर रिवेट के हेड को लगभग आकार बनाएं। छठवां, रिवेट स्नैप का प्रयोग करके रिवेट के हेड को अंतिम रूप में फिनिश करें। ये रिवेटिंग करने की विधि है, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं और चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये डॉली है, ये हेड को आश्रय देने के लिए किया जा रहा है। स्नैप है, रिवेट है, ये भी यहाँ पे भी उसको हेड का स्वरूप दिया जा रहा है।
काउंटर हेड के साथ रिवेटिंग करना। पहला रिवेटिंग पहला है होल की वर वगैरह को साफ करें। दूसरा, नीचे से रिवेट को होल में डालें और जॉब को फ्लैट सरफेस पर रखें। तीसरा, रिवेट सेट को के द्वारा प्लेटों को आपस में दबाएं। चौथा, हैमर की पेन से रिवेट के शैंक पर चोट मारकर रफ क्लाउजिंग हेड बनाएं। पांचवा, हैमर की पेन से चोट मारकर क्लाउज हेड को कुछ हद तक फिनिश करें। छठवां, फ्लैट फाइल से क्लाउजिंग हेड को सरफेस के बराबर रगड़कर हेड को पूर्णतः फिनिश करें। न्यूमेटिक रिवेटिंग, हैमर के द्वारा रिवेटिंग करना। पहला है, सभी ऑपरेटिंग निर्देशों और सुरक्षार्थ सावधानियों का अध्ययन कर लें। दूसरा, उपयुक्त रिवेटों का चयन करें। तीसरा, चेक कर लें कि हैमर और एयर होज की सही दशा में हो। चौथा, हैमर के बैरल में रिवेटिंग डाई को फिट करें। पांचवा, वाइस में डोली की क्लैंप करें और हैमर को वर्टिकल प्रयोग में लाएं। छठवां, यदि जॉब वर्टिकल फिक्स है तो हैमर को हॉरिजॉन्टल प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके लिए सुरक्षित कर ले कि रिवेट को जॉब के विपरीत डॉली का आश्रय देना। रिवेटिंग के लिए संकेत। पहला है, रिवेट के व्यास के अनुसार सही साइज का सुराख करना चाहिए। दूसरा, सुराख प्लेटों के बिल्कुल किनारों पर नहीं करना चाहिए। तीसरा, रिवेटिंग के लिए किए हुए सुराख बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। चौथा, ग्रिप की लंबाई के अनुसार अलाउंस देकर रिवेट का प्रयोग करना चाहिए। यदि लंबी रिवेट का प्रयोग करेंगे तो रिवेट का हेड सेंटर में नहीं बनेगा और छोटी लंबाई की रिवेट से ग्रिप अच्छी नहीं हो पाती। स्थापित की हुई रिवेट को टेस्ट करना। रिवेट को फिट करने के बाद चेक कर लेना चाहिए कि वह सही तरह से स्थापित हो गई है कि नहीं। इसके लिए एक हाथ में रिवेट और बेस प्लेट को कसकर पकड़ना चाहिए। दूसरे हाथ में रिवेट के हेड पर हैमर से हल्की चोट मारनी चाहिए। बिल्कुल सही स्थापित हुई रिवेट को साफ सुथरी आवाज़ निकलेगी और लूज स्थापित हुई रिवेट से भिन्न प्रमाणित आवाज़ निकलेगी। रिवेट जॉइंट मुख्यतः निम्नलिखित दो प्रकार के रिवेटेड जॉइंट प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला है लैप जॉइंट। इस प्रकार के जॉइंट में दो प्लेटों को एक दूसरे पर रखकर रिवेटिंग की जाती है। दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखना लैपिंग कहलाता है। इस पर कई प्रकार की रिवेटिंग की जाती है। सिंगल रिवेट लैप जॉइंट, डबल रिवेट लैप जॉइंट, डबल जिग चैंग रिवेट लैप जॉइंट। जैसे ही एक लाइन में की हुई रिवेट जॉइंट को सिंगल रिवेट लैप जॉइंट, दो लाइन में की हुई रिवेट को डबल रिवेट लैप जॉइंट, अदल बदल कर दूरी में की गई रिवेट जॉइंट को जिग चैंग रिवेट जॉइंट कहते हैं। बट जॉइंट इस प्रकार के जॉइंट में दो प्लेटों के फेस को एक सीध में सटा कर मिला दिया जाता है और उसके ऊपर एक या दो प्लेट रख कर रिवेटिंग की जाती है। इस प्रकार के जॉइंट में भी कई प्रकार की रिवेटिंग की जाती है, जैसे एक कवर प्लेट के साथ सिंगल रिवेट बट जॉइंट, दूसरे कवर प्लेट के साथ सिंगल रिवेट बट जॉइंट और एक कवर प्लेट के साथ डबल जिग चैंग रिवेट बट जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। रिवेट जॉइंट की स्ट्रेंथ। रिवेट जॉइंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो निम्नलिखित में से एक की तरह वह खराब हो सकता है।
पहला है रिवेट की शेयरिंग। ऐसा तब होता है जब प्लेट की थिकनेस की तुलना में रिवेट का व्यास बहुत कम होता है, इसलिए सही व्यास वाले रिवेट का चयन करना चाहिए। दूसरा प्लेट की क्रैशिंग। ऐसा तब होता है जब प्लेट की थिकनेस की तुलना में रिवेट का व्यास बहुत कम हो, इसलिए सही व्यास वाले रिवेट का चयन करना चाहिए। तीसरा प्लेट की स्लिप्टिंग। ऐसा तब होता है जब रिवेट होल्स प्लेट के एज के बहुत नज़दीक हो, इसलिए रिवेट होल्स प्लेट के एज से सही दूरी पे होनी चाहिए और सही लैपिंग अलाउंस का प्रयोग करना चाहिए। चौथा प्लेट की रिवेटिंग। ऐसा तब होता है जब रिवेट्स होल आपस में बहुत नज़दीक हों, इसलिए रिवेट होल्स के बीच की दूरी या पिच सही होनी चाहिए। दोष और रिवेट का कारण। रिवेटिंग करते समय कुछ दोष आ सकते हैं जिनको निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। होल्स को एक सीध में ड्रिल न करना, रिवेटिंग से पहले शैंक को प्लेट के लंब रूप में रखना, रिवेटिंग अलाउंस कम होना, रिवेटिंग अलाउंस अधिक होना, प्लेट और ड्रिल्स में किए होल्स के वर्ग होना। एज से रिवेट के सेंटर के बीच की दूरी अधिक होने से गैपिंग हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं चित्र ए में रिवेटों का पिच बहुत अधिक हो जाने से बल्किंग हो जाती है। चित्र बी में देख सकते हैं रिवेट के दोनों के बीच की दूरी अधिक हो जाने से ये बल्किंग हो गया। रिवेटिंग के लिए कुछ अन्य उपयोगी अनुपात। पहला है रिवेट के सेंटर से प्लेट के निकटतम सिरे की न्यूनतम दूरी 2d होनी चाहिए, जिसमें d रिवेट का व्यास हो। दो रिवेटों के बीच की दूरी उसके व्यास के 2 गुने के बराबर होनी चाहिए। दूसरा, रिवेट की पंक्तियों के बीच लंबवत दूरी चैन रिवेटिंग के लिए 2d+6 होना चाहिए और जिग जैग रिवेटिंग के लिए 2d रखी जाती है तथा अधिकतम दूरी 4d होनी चाहिए। जैसे तालिका में दर्शाए गए हैमर के भार और होल के व्यास रिवेट के व्यास के अनुसार चुनना चाहिए। यहाँ से रिवेट का व्यास, होल का व्यास और हैमर का भार, और रिवेट का व्यास 2 पॉइंट अगर mm में है तो mm में, होल का व्यास 2.1 और हैमर का भार 100 mm। तो ये आप चित्र में देख सकते हैं। सोल्डर और सोल्डरिंग परिचय। इंट्रोडक्शन। धातु के दो या अधिक पार्ट्स को आपस में अर्ध अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए सोल्डरिंग की जाती है, जिसमें ज्वाइंट को जोड़ने के लिए जो माध्यम का प्रयोग लाया जाता है उसे सोल्डर कहते हैं। सोल्डर एक प्रकार का मिश्र एलॉय होता है जिसमें सीसा, लेड और टिन को मिलाया जाता है। साधारण सोल्डर का गलनांक 205 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके अतिरिक्त कई प्रकार के सोल्डर पाए जाते हैं। तालिका में सॉफ्ट सोल्डर, हार्ड सोल्डर विभिन्न मिश्रण दिए गए हैं। सोल्डरिंग यह एक प्रकार का कार्य क्रिया है जिसमें सोल्डर के द्वारा दो या दो से अधिक पार्ट आपस में अर्ध अस्थायी रूप से जोड़े जाते हैं। सोल्डरिंग प्रायः निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है। पहला है सॉफ्ट सोल्डरिंग। इसमें सॉफ्ट सोल्डरिंग का प्रयोग करके धातु के 2 या 2 से अधिक आपस में जोड़े जाते हैं। इस सॉफ्ट सोल्डरिंग का प्रयोग करके धातु के 2 या 2 से अधिक पार्ट को आपस में जोड़े जाते हैं। सोल्डर की कंपोजिशन। टीन 50, लेड 50, जिंक आप यहाँ पे थी, गलनांक 205। सॉफ्ट सोल्डर, यहाँ पे सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग करके धातु के 2 या 2 से अधिक आपस में जोड़े जाते हैं। कॉपर और सिल्वर, यहाँ पे ये हार्ड सोल्डर हो गया।
ये सॉफ्ट सोल्डर में 50-50 205, ये 95 और 5 95 3 और 5 लेड 220, 3 60 और लेड 40 192, 3 35 और लेड 66, जिंक 0.1 255 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हार्ड सोल्डर है। कॉपर 50 और सिल्वर 50, गलनांक हो गया 870। कॉपर 40, जिंक 20 और सिल्वर 40 750 डिग्री सेंटीग्रेड। कॉपर 55 और सिल्वर 45 450 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा हार्ड सोल्डरिंग, इसमें सिल्वर सोल्डरिंग या सेलेक्टर का प्रयोग करके दो या दो से अधिक पार्ट्स को आपस में जोड़े जाते हैं। हार्ड सोल्डरिंग निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। पहला है सिल्वर सोल्डरिंग और बेंजिंग। सोल्डरिंग का चयन निम्नलिखित कारक को प्रभावित करता है। पहला है प्रयोग में लाए जाने वाले स्थान, गलनांक, ठोस होने की रेंज, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, सील करने की योग्यता और दाम। फ्लक्स, जिस माध्यम से जॉइंट को साफ किया जाता है उसे फ्लक्स कहते हैं। यह द्रव प्रायः द्रव पेस्ट पाउडर के रूप में पाए जाते हैं। जब सोल्डरिंग या बेंजिंग की जाती है तो जॉइंट के ऊपर फ्लक्स को लगाया जाता है। फ्लक्स निम्नलिखित मुख्य कार्य हैं। पहला है जॉइंट को साफ करना, दूसरा सोल्डर को शीघ्र पिघलाने और उसका बहाव बढ़ाने के लिए, तीसरा जॉइंट के ऊपर सोल्डर या सेलेक्टर को मजबूती से पकड़ में लाना, चौथा कोरोजन को दूर करना। किसी धातु या कार्य क्रियाएं के लिए कौन सा फ्लक्स का प्रयोग में लाना चाहिए इसकी तालिका दिया गया है। इसके चयन जोड़ के द्वारा मटेरियल सोल्डरिंग प्रोसेस और सोल्डरिंग के वर्क तापमान के अनुसार किया जाता है। धातु का फ्लक्स क्रमशः पहला है कार्य क्रियाओं के धातु, पहला है सॉफ्ट सोल्डरिंग फ्लक्स सोल्डरिंग पेस्ट जिंक क्लोराइड, दूसरा बेंजिंग बोरेक्स, तीसरा जीआई शीट छिल किया हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चौथा टीन शीट साल अमोनियाइक, स्टेनलेस स्टील के लिए फास्फोरिक एसिड, तांबे के लिए जिंक क्लोराइड, स्टील जिंक और क्लोराइड, बोरेक्स के लिए जिंक क्लोराइड बोरेक्स, बिजली के उपकरण के लिए रेसिन। ये आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कि कार्य क्रियाओं या धातु पे कौन सा फ्लक्स कौन से धातु पे प्रयोग किए जाते हैं। बेंजिंग के लिए बोरेक्स, सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए सोल्डरिंग पेस्ट जिंक क्लोराइड, स्टील के लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है तो ये इसको अंडरलाइन किया गया है बॉक्स बना के, इम्पोर्टेंट है, ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है और वहाँ पे दिमाग भटक जाता है तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा। स्टेनलेस स्टील के लिए फास्फोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। जीआई शीट गुलाइज आयरन शीट के लिए छील किया हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिजली के रेसिन, स्टील जिंक और क्लोराइड बोरेक्स के लिए जिंक क्लोराइड बोरेक्स। सोल्डरिंग सोल्डरिंग करने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उस सोल्डरिंग आयरन कहते हैं। इसके हैंडल, शैंक और टिप 3 मुख्य पार्ट होते हैं। प्रायः निम्नलिखित प्रकार के सोल्डरिंग आयरन पाए जाते हैं। पहला सोल्डरिंग आयरन, इस प्रकार के सोल्डरिंग आयरन में गोल अष्टभुज आकार के तांबे की टिप लगा होता है जिसके आगे का सिरा टेपर करके नुकीला बना दिया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। हैचेट सोल्डरिंग आयरन, इस प्रकार के सोल्डरिंग आयरन का टिप प्रायः तांबे का होता है जिसका आकार कुल्हाड़ी जैसा होता है। यह प्लेन सोल्डरिंग आयरन की अपेक्षा कुछ बड़े साइज का होता है। इसका प्रयोग प्रायः साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। तीसरा है गैस सोल्डरिंग आयरन, इस प्रकार के सोल्डरिंग आयरन में एक होल पाइप और एक होल कॉपर टिप होता है जिसको एक होल हैंडल के साथ फिट कर दिया जाता है। हैंडल के सिरे पर गैस की एक फ्लेक्सिबल पाइप फिट कर दी जाती है जिससे गैस प्रवाहित की जाती है और टिप पर बने हुए हवाओं
के सुराख में गैस के ज्वाला उत्पन्न होती है और टिप गर्म हो जाता है। इस प्रकार के सोल्डिंग आयरन प्रायः वहाँ प्रयोग में लाया जाता है जहाँ पर सोल्डरिंग कार्य क्रियाएं लगातार करनी होती है। कार्टिज सोल्डरिंग आयरन। इस प्रकार के सोल्डरिंग आयरन में एक कार्टिज चैम्बर होता है जिसके एक सिरे पर कॉपर की टिप, दूसरे सिरे पर हैंडल के साथ एक गोल रॉड फिट रहते हैं। चैम्बर के अंदर एक कार्टिज रखी जाती है जिसमें मैग्नीशियम कंपाउंड का एक मिक्सचर भरा हुआ रहता है। हैंडल के साथ फिट की हुई रॉड से धक्का लगाकर इसमें ज्वाला उत्पन्न की जाती है जिससे टिप गर्म हो जाता है। एक कार्टिज लगभग 7 मिनट तक सोल्डरिंग आयरन को गर्म रख सकती है। इस प्रकार की सोल्डरिंग आयरन प्रायः वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ पर अधिक कठिन सोल्डरिंग करनी होती है। यह चित्र में आप देख सकते हैं 7.16 डी है। इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। इस प्रकार के सोल्डरिंग आयरन को बिजली के द्वारा गर्म किया जाता है। इसके सिरे पर तांबे की टिप लगा दी जाती है। इस सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग प्रायः हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग अधिकतर किया जाता है क्योंकि इसका प्रयोग करने से नुकसानदायक गैस उत्पन्न नहीं होती और सोल्डरिंग करने वाले जॉइंट को यूनिफॉर्म के रूप में स्थिर तापमान पर गर्म किया जा सकता है जिसको जॉइंट की क्वालिटी में सुधार आ सकता है। सॉफ्ट सोल्डरिंग विधि। पहला है, जिस जॉइंट में सोल्डरिंग करनी होती है उसको अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए जिससे मिट्टी, धूल, ग्रीस या जंग आदि को हटाया जा सके। दूसरा, सोल्डरिंग आयरन की टिप के फेस पर फाइल लगाकर अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए। तीसरा, सोल्डरिंग आयरन के टिप के फेस को गर्म करके उस पर फ्लक्स लगाकर टिग्निंग कर देना चाहिए। चौथा, ज्वाइंट पर फ्लक्स लगा देना चाहिए। पांचवा, गर्म सोल्डरिंग आयरन को सोल्डर के साथ ज्वाइंट करके एक सिरे से शुरू करके धीरे धीरे दूसरे सिरे तक ले जाना चाहिए जिससे पिघला हुआ सोल्डरिंग ज्वाइंट बैठ जाएगा। छठवां, सोल्डरिंग कार्य क्रियाएं समाप्त होने के बाद पार्ट्स को ठंडा करके साफ कर देना चाहिए। स्वेटिंग। यह एक प्रकार के सॉफ्ट सोल्डरिंग है जिसमें प्रायः प्लेन सरफेस पर टिग्निंग कार्य क्रियाएं की जाती है। यह कार्य क्रियाएं स्लिप्ड बुश पर भी की जाती हैं। इस बुश के दो भागों की जोड़ जाने वाली सतहों को टिग्निंग अर्थात सॉफ्ट सोल्डरिंग की कोटिंग कर दी जाती है। फिर दो भागों को मिलाकर क्लैंप कर दिया जाता है। जोड़े जाने वाले स्थान में फ्लक्स लगाकर उसे गर्म किया जाता है जिससे स्लिप बुश के दो भागों को अलग अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार प्लेन सरफेस पे स्लिप बुश पर टिग्निंग करने की क्रिया को स्वेटिंग कहते हैं। सॉफ्ट सोल्डरिंग, हार्ड सोल्डरिंग में अंतर देख लीजिए। सॉफ्ट सोल्डरिंग दो प्रकार का होता है, एक सॉफ्ट एक हार्ड। इसको पहला है सॉफ्ट सोल्डरिंग में इसमें टाँका कच्चा बना होता है, इसके टाँके पक्के होते हैं। दूसरा, इसमें सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग किया जाता है, इसमें स्लेक्टर या सिल्वर सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है सॉफ्ट सोल्डरिंग का गलनांक 450 डिग्री से कम होता है। इसमें हार्ड सोल्डरिंग में स्लेक्टर और सिल्वर सोल्डरिंग का गलनांक 450 डिग्री से अधिक होता है। सॉफ्ट सोल्डरिंग के बाद ज्वाइंट को आसानी से अलग किया जा सकता है। हार्ड सोल्डरिंग के बाद ज्वाइंट को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। सॉफ्ट सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डरिंग आयरन की आवश्यकता होती है। हार्ड सोल्डरिंग करने के लिए भट्ठी या ब्लो पाइप की आवश्यकता होती है। फास्टनर, रिवेट और सोल्डर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संकेत। पहला, सोल्डरिंग
सेमी परमानेंट फास्टनिंग का एक उदाहरण है। दूसरा रिवेटिंग परमानेंट फास्टनिंग का एक उदाहरण है। तीसरा रिवेटिंग का मटेरियल प्रायः उस मटेरियल से सॉफ्ट रखी जाती है जिससे उसे फिट करना हो। चौथा रिवेट हेड को सही आकार देने के लिए रिवेट स्नैप का प्रयोग किया जाता है। पांचवा कॉकिंग एक प्रकार की क्रिया है जिसे कॉकिंग टूल के द्वारा लीकेज को रोकने के लिए उसके एज के प्लेटों को चारों ओर सील किया जाता है। फुलर एक प्रकार का ऑपरेशन है जिससे फुलर टूल द्वारा लैप के प्लेटों को एजों को सील किया जाता है। सातवां सॉफ्ट शोल्डर का गलनांक 450 डिग्री से कम और हार्ड शोल्डर का गलनांक 450 डिग्री से अधिक होता है। सॉफ्ट शोल्डर और लेड और टीन का एलॉय है। नौवां सॉफ्ट शोल्डर का तापमान जोड़े जाने वाले धातु के गलनांक से कम रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉफ्ट शोल्डर का तापमान जोड़े जाने वाले धातु के गलनांक से कम रखना चाहिए। ये पूछता है एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन। 10वां बेंजीन में फिलर धातु सिलेक्टर कहलाती है। 11वां इमर्सन बेंजीन प्रायः अधिक मात्रा में उत्पादन करने वाले पार्ट्स पर की जाती है। 12 रिवेटिंग करते समय हैमर का भार बहुत कम होने से लगातार हैमरिंग करनी पड़ती है जिससे रिवेटिंग पर ब्रिटलनेस बढ़ जाती है और यदि हैमर का भार बहुत मुड़ सकती है जिससे हैंड यूनिफॉर्म नहीं बनेगी। 13 लैप ज्वाइंट में प्लेटों के एक सिरे पर ओवरलैप करते हैं। चौथा रिवेटिंग ज्वाइंट की असफलता के कई कारण होते हैं जैसे रिवेट की शेयरिंग, धातु की क्रैशिंग और की स्लिप्टिंग, प्लेटों की टीयरिंग, गैपिंग और बल्किंग। रिवेट ज्वाइंट की असफलता के कारण ये 5 हैं। रिवेट शेयरिंग, धातु की क्रैशिंग और स्लिप्टिंग, प्लेटों की टीयरिंग और गैपिंग और बल्किंग। 15 रिवेट का साइज उसके शेंक के व्यास के अनुसार निर्दिष्ट किए जाते हैं। 16 स्नैप हेड रिवेट साधारण कार्यों के लिए तथा पॉम हेड रिवेट भारी बनावट संबंधित कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 17 रिवेट का व्यास बहुत अधिक होने से वह धातु की क्रैशिंग के कारण बनाता है। 18 एल्युमिनियम की प्लेट की रिवेटिंग के लिए एल्युमिनियम से बनी रिवेटिंग का ही प्रयोग करना चाहिए। 19 प्लेटों की मोटाई की तुलना में रिवेट का व्यास अधिक कम होने से रिवेट हेड ज्वाइंट में रिवेट की शेयरिंग के कारण बनता है। 20वां रिवेटिंग के लिए प्लेट के एज के बहुत नज़दीक सुराख बनाने से रिवेटिंग ज्वाइंट में धातु की स्लिप हो सकती है। 21 रिवेटिंग के लिए सुराख बहुत पास करने के लिए रिवेटिंग ज्वाइंट के प्लेटों की टीयरिंग हो सकती है। 22 फुलरिंग टूल में कटिंग एज की मोटाई प्लेट की मोटाई के बराबर होती है। 23 सोल्डिंग आयरन का बिट कॉपर से बनाई जाती है क्योंकि कॉपर ताप का सुचालक होता है और यह अपने ताप को ज्वाइंट की धातु पर शीघ्रता से ट्रांसफर कर देता है। 22 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए सिल्वर वेंजिंग की जाती है क्योंकि सिल्वर में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है। 5वां सोल्डिंग का प्रयोग सरफेस के बीच मैकेनिकल बॉन्ड बनाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग तरल पदार्थ स्टोर करने के लिए लीक प्रूफ सील प्रदान करने के लिए किया जाता है। सोल्डिंग का प्रयोग सरफेस के बीच मैकेनिकल बॉन्ड इसके अतिरिक्त तरल पदार्थ। 26 कास्ट आयरन की सोल्डरिंग के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड एक अच्छा लिक्विड फ्लक्स है। कास्ट आयरन की सोल्डरिंग के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड एक अच्छा लिक्विड फ्लक्स है। 27 सोल्डरिंग के लिए तापमान का स्रोत जोड़े जाने वाले पार्ट्स के साइज पर निर्भर करता है।
28 सोल्डिंग ज्वाइंट खराब बनने का मुख्य कारण ऑक्साइड फिल्म बनाता है। 29 कॉपर ब्रॉस माइल्ड स्टील की प्लेट की सोल्डिंग के लिए जिंक क्लोराइड उपयुक्त फ्लक्स है। कूलिंग विधि के दौरान पीसों को हिलाने से घटिया सोल्डर कनेक्शन बनता है, इसे कोल्ड सोल्डर ज्वाइंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सोल्डिंग आयरन अधिक लाभदायक होता है क्योंकि यह यूनिफॉर्म हीट सप्लाई करता है। 32 स्वेट सोल्डिंग का प्रयोग में लाए जाने वाली सोल्डिंग दिखाई नहीं देती। स्नैप हेड रिवेट की हेड की ऊंचाई 7D होती है, जहां D रिवेट का व्यास है और रिवेट होल के सेंटर से प्लेट के निकटतम सिरे के बीच न्यूनतम दूरी को मार्जिन करते हैं। कॉकिंग और फुलर टूल का प्रयोग करके ज्वाइंट को लीक प्रूफ बनाया जा सकता है। कॉकिंग टूल और फुलर टूल होता है, लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और 36 है, रिवेटिंग ज्वाइंट की पूर्ण स्ट्रेंथ प्राप्त करने के लिए सही व्यास और लंबाई वाले रिवेट का चयन करना अति आवश्यक होता है। 37 है, लेदर या प्लास्टिक पर रिवेटिंग करने के लिए वाइपर हेडेड रिवेट उपयुक्त होती हैं। और 38 है, रिवेट ज्वाइंट में यदि रिवेटों का पिच कम हो तो रिवेटिंग करना मुश्किल होगा। ये चैप्टर समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।